सर मेरा ट्रेनिंग का टीए बिल ऑनलाइन कर दिया क्या? बाबूजी, टीए बिल ऑनलाइन कर दिए क्या आपने? सर मैं बॉम्बे गई थी तो क्या उसका टीए बिल बन सकता है? If you are also not able to generate your TA bill, then believe me, in this video you will get the answer of all your questions. Hello friends, Makhan Malagar here and I welcome you all to very informative video which is about the Madhya Pradesh Yatra Bhatta Niyam 1977. In today's video we are going to focus on travel reimbursement rules. यदि आप मध्य प्रदेश शासन के किसी विभाग में शासकीय सेवक हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करेंगे शासकीय सेवकों की श्रेणी के बारे में, जिसे मध्य प्रदेश शासन द्वारा 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: ए, बी, सी, टी और ई। अब हम अपनी कैटेगरी जानने के लिए अपना वर्तमान मूल वेतन चेक करेंगे। उसी के आधार पर हमारी कैटेगरी निर्धारित होती है। मान लीजिए आपका ग्रेड पे रुपये 2400 से अधिक है लेकिन 4200 से कम है, तब आपकी कैटेगरी होगी डी। इसी प्रकार से अन्य श्रेणी में आप अपना ग्रेड पे के आधार पर कैटेगरी चेक कर सकते हैं। वर्तमान में आपको 7वें वेतनमान के अनुसार वेतन प्राप्त हो रहा होगा, लेकिन टीए बिल क्लेम करने के लिए आपको 6वें वेतनमान के अनुसार स्वयं का ग्रेड पे पता होना चाहिए। इसके बिना आपको आपकी श्रेणी निर्धारित नहीं कर सकते। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है अपना ग्रेड पे जानने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं यात्रा के दौरान प्राप्त होने वाले दैनिक भत्ते की। यदि आपकी यात्रा अवधि 6 घंटे से अधिक है तब आपको यात्रा अवधि में भी दैनिक भत्ता प्राप्त होता है, और ठीक वैसे ही आपकी मुकाम अवधि, मतलब आप शासकीय कार्य से जहाँ गए हैं वहाँ कितनी देर के लिए रुके हैं। यदि वहाँ रुकने की अवधि 6 घंटे से अधिक है तो आपको यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार समय की दैनिक भत्ते की दर उस शहर के लिए निर्धारित दर के अनुसार प्राप्त होगी। ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि आपका हाल्टिंग टाइम या ट्रेवलिंग टाइम 6 घंटे से कम होने पर दैनिक भत्ता प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर आपकी श्रेणी के आधार पर आपको दैनिक भत्ता प्राप्त होगा। प्रदेश के 4 बड़े नगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं प्रदेश के बाहर के लिए विशेष दरें निर्धारित हैं। शेष अन्य स्थानों के लिए साधारण दरें निर्धारित हैं। लेकिन यदि आप आउट ऑफ स्टेट की यात्रा कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर एवं पुणे, इन शहरों के लिए भी अलग से विशेष दरें शासन द्वारा निर्धारित की गई है। आपको अपना क्लेम ऑनलाइन करते समय यह ध्यान रखना होगा कि आपने जिस शहर की यात्रा की है उसके लिए कौन सी दरें लागू होगी। दोस्तों, अब हम यात्रा भत्ता नियमों के सबसे मज़ेदार टॉपिक पर बात करेंगे और वह है यात्रा के साधन। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि हम कौन से वाहन का उपयोग कर सकते हैं जिससे कि हमें हमारी पात्रता के अनुसार हम उसे क्लेम कर सकते हैं। यदि आप ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं, आप फ्लाइट से यात्रा करना चाहते हैं या फिर आप बस से यात्रा करना चाहते हैं, उस कंडीशन में शासन ने यहाँ पर श्रेणी के अनुसार शासकीय सेवकों की कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके लिए जो है अलग अलग निर्धारित किया हुआ है कि आप कौन से साधन से यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप फ्लाइट से ट्रेवल करना चाहते हैं, लेकिन इसकी सुविधा केवल उन शासकीय सेवकों को है जिनका ग्रेड पे रुपये 7600 या उससे अधिक है। लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि जिनका ग्रेड पे 6600 या उससे अधिक है वो राज्य के भीतर, मतलब मध्य प्रदेश में फ्लाइट से ट्रेवल कर सकते हैं। खैर, कोई बात नहीं, वैसे आपकी श्रेणी ए है तो इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा कर सकते हैं। ट्रेन और बस में आप सभी क्लास में यात्रा कर सकते हैं। और यदि आपकी कैटेगरी बी, सी, डी या ई है तो स्लाइड के अनुसार आप अपनी पात्रता चेक कर सकते हैं। वैसे मज़े की बात यह है दोस्तों कि यदि आप फ्लाइट में जाना चाहते हैं शासकीय कार्य से तो उसका पेमेंट आपको खुद करना होगा। शासन आपको उसके लिए पेमेंट नहीं करेगी और आप अपना टीए बिल क्लेम नहीं कर सकते। मान लीजिए आप डी कैटेगरी के एम्प्लॉय हैं और आप ट्रेन में सेकंड एसी में यात्रा करते हैं।
लेकिन आपको पात्रता AC3 में ट्रेवल करने की है तो आप AC3 का ही क्लेम कर सकते हैं। पात्रता से अधिक किराए का भुगतान आपको स्वयं करना होगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अकोमोडेशन चार्जेस की। मान लीजिए आप शासकीय कार्य से किसी शहर में जाते हैं, मान लीजिए आपका पोस्टिंग इंदौर में है या भोपाल में है और आप वहाँ से कहीं दूसरे शहर में जाते हैं, मान लीजिए आप बैतूल जाते हैं या फिर आप ग्वालियर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको अपने काम को पूरा करने के लिए कुछ दिन रुकना पड़ता है। तो रुकने के लिए आप किसी होटल या और किसी स्थान का चयन करते हैं, तो उस कंडीशन में आप उसके लिए भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ ध्यान ये रखना होगा कि आप जहाँ भी रुकें, मान लीजिए आप होटल में ठहरे हैं, तो वहाँ का बिल आपके पास होना चाहिए। जब भी आप अपना टीए बिल क्लेम करेंगे अपने ऑफिस में, तो उसके साथ में जो है आप अपना होटल का बिल भी प्रस्तुत कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये आपको ध्यान रखने वाली मुख्य बात यह है कि यहाँ जो एकोमोडेशन चार्जेस आपको शासन द्वारा दिए जाते हैं वह भी आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी श्रेणी के शासकीय सेवक हैं। ए कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बी, सी, डी या ई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और यह हम पहले बात कर चुके हैं। हम पहले वीडियो की शुरुआत में हमने देखा था कि हमारी जो श्रेणी कैसे निर्धारित होती है। आप ठीक वहीं पर जाके यह चीज़ देख सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप नॉर्मल शहरों में यात्रा करते हैं और वहाँ पर रुकते हैं तो उनके लिए शासन द्वारा जो है साधारण दरें निर्धारित की हुई है, जो आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। मान लीजिए कि आप प्रदेश के अंदर मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं, मान लीजिए आप इंदौर चले गए या भोपाल या ग्वालियर या जबलपुर, और वहाँ आपने 1 दिन 2 दिन या 3 दिन के लिए हाल्टिंग करते हैं, तो उसके लिए जो है चार्जेस आपको अलग से निर्धारित है। और यदि आप प्रदेश के बाहर अन्य स्टेट्स में जाते हैं और वहाँ की जो मेट्रो सिटीज़ हैं, जैसे आपका दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, अहमदाबाद है, पुणे है, तो इन शहरों के लिए एक अलग से जो रेट्स हैं वो शासन ने निर्धारित किए हुए हैं। बाकी शेष अन्य जगहों पर आपको जो रेट्स हैं वो एज़ पर रूल्स जो आप स्लाइड में देख रहे हैं उसके अनुसार आप चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर बहुत ही जानकारी मैं देना चाहूँगा कि आप जब भी यात्रा पर जाएं तो आप जहाँ भी रुकते हैं वहाँ का आपके पास बिल होना आवश्यक है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इसका भी एक नया उपाय है कि यदि आप अपने दोस्त के घर रुकते हैं या किसी रिश्तेदार के घर रुकते हैं प्रदेश के बाहर, तो उस कंडीशन में आप जो है उसके लिए भी चार्ज कर सकते हैं, जो आप क्लेम करेंगे अपने टीए बिल के साथ, और वो आपको भुगतान आपके कार्यालय द्वारा किया जाएगा। लेकिन वो यात्रा शासकीय कार्य से होना चाहिए। निजी यात्रा करने पर आपको यह सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे यदि आपका ट्रांसफ़र हो जाता है ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन पब्लिक इंटरेस्ट। यदि आप स्वयं के व्यय से स्थानांतरण करवाते हैं, उस कंडीशन में आपको इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन यदि लोकहित में आपका ट्रांसफ़र होता है किसी स्थान पर, तब आपको अपने घरेलू सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो खर्च होता है, उसके लिए भी यहाँ पर शासन ने आपके लिए जो आपकी कैटेगरी है उसके अनुसार दरें निर्धारित की हुई है। मान लीजिए आपका पोस्टिंग है इंदौर में और आपका जो है ट्रांसफ़र हो जाता है भोपाल, तो यहाँ से जो इसके बीच की जो दूरी है मान लेते हैं 193 किलोमीटर, 193 किलोमीटर्स हैं। और यहाँ पर जो आप डी कैटेगरी के एम्प्लॉई हैं तो आपको 15 रुपये प्रति किलोमीटर के अनुसार जो है आप इसको क्लेम करेंगे। आप इसको टोटल करेंगे तो ये तकरीबन होगा 2,895 रुपये, जो आप अपने टीए बिल के साथ क्लेम कर सकते हैं जब आपका ट्रांसफ़र हो लोकहित में, शासन के व्यय पर, प्रशासनिक आधार पर, ना कि स्वयं के व्यय पर। इसके साथ ही दोस्तों अब हम बात करेंगे स्थानांतरण अनुदान की। स्थानांतरण अनुदान भी यह जो एक राशि है आप इसको क्लेम कर सकते हैं जब आपका ट्रांसफ़र हो लोक। स्थानांतरण के समय हमें एक और जो है लाभ मिलता है। हम जो सामान हमारा घर से अपने दूसरे ट्रांसफ़र होने वाली जगह पर सब लेकर जाते हैं, उसको जो बांधने में और खोलने में, पैक करने में और ट्रांसपोर्टेशन में जो हमें चार्जेस लगते हैं, उसके लिए भी जो है शासन ने एक
दरें निर्धारित की हैं, जिसमें हमें इन सामान को बांधने खोलने और चढ़ाने उतारने के लिए जो खर्च होता है उसके लिए एकमुश्त स्थानांतरण अनुदान की जो दरें शासन ने निर्धारित की है उसके अनुसार हमें हमारी कैटेगरी से जो रेट्स बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें उसका पेमेंट मिलता है, जो हम हमारे टीए बिल के साथ क्लेम कर सकते हैं। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रांसफ़र के समय आपके साथ में आपकी फैमिली को भी ट्रैवल अलाउंस की पात्रता होती है, वह भी आपकी कैटेगरी अनुसार आप क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी फैमिली में आपकी पत्नी है, आपके माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं जो आपके साथ में रहते हैं, उन्हें भी आप अपने साथ में लेकर जाते हैं, तो उन्हें जो निर्धारित जो आपकी कैटेगरी है उसके अनुसार जिस श्रेणी में यात्रा करने की पात्रता आपको है उसके अनुसार उन्हें भी पात्रता होगी, और उसके लिए जो है उन्हें दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता दोनों प्राप्त होंगे जैसे आपको प्राप्त हो रहे हैं। इसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने यात्रा भत्ता नियमों के संबंध में जो जानकारी देखी, इसके बाद अब हम बात करेंगे यात्रा भत्ता बिल ऑनलाइन बनाने के पहले आपको जो आवश्यक जानकारियाँ इकट्ठा करके रखनी चाहिए। आप चाहें तो उसे कागज़ पर लिख कर भी रख सकते हैं, जिससे कि आपको बिल बनाने में आसानी होगी। सबसे पहले आपको यात्रा करने के लिए जहाँ से आपके कार्यालय से यदि कोई आदेश प्राप्त हुआ हो, चाहे वो लिखित हो या मौखिक हो, मान लीजिए यदि आपको कोई लिखित में आदेश प्राप्त हुआ है तो उसकी जो छाया प्रति है उसका आप एक PDF बनाकर रखें। साथ ही आपको यात्रा प्रारंभ करने का दिनांक, समय और आपने जिस साधन से यात्रा की है, मान लीजिए बस, ट्रेन या फ्लाइट से, जैसे भी आपने यात्रा की है उसका समय और दोनों स्थान के बीच की दूरी आपको लिख कर रखना चाहिए। उससे आपको बिल बनाने में आसानी होगी। साथ ही आपने यदि यात्रा के दौरान कोई टिकट लिया है तो वह टिकट भी आप संभाल कर रखें। यदि आपने ट्रेन का टिकट लिया है तो आपको PNR नंबर के एंट्री करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी, तो आप उसको भी संभाल कर रखें। साथ ही दोस्तों, यदि आप यात्रा के दौरान मान लीजिए कहीं पर रुकते हैं तो वहाँ जो स्टे करते हैं और आपने होटल में रुके और उसका जो बिल आपको मिलता है वह भी आप साथ में रखें, जिससे कि आपको बिल बनाने में आसानी होगी। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि अब हम जो है सारी चीज़ें जो आवश्यक चीज़ें हैं लगभग हमने देख चुके हैं। अब हम यहाँ पर बिल हमारे ऑनलाइन कैसे करना है, इसके लिए अब हम जो इसकी वेबसाइट है जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा बनाई गई है IFMIS के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों के लिए एक ही वेबसाइट के माध्यम से वर्तमान में उनका वेतन आहरण और सभी जो भी भुगतान होते हैं वो इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से होते हैं। तो आप इस पर लॉगिन करने के लिए अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के ब्राउज़र में जाएंगी, क्रोम, गूगल जो भी आप यूज़ करते हैं, वहाँ पर आप जो स्क्रीन पर वेबसाइट देख रहे हैं वो टाइप करेंगे। इसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप चाहें तो वहाँ से सीधा कॉपी करके उस पेज पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड का यूज़ करना होगा। यूज़र आईडी वही होगा दोस्तों जो आपका एम्प्लॉय कोड है। आपके कार्यालय से आपको एक यूनिक एम्प्लॉय कोड आवंटित होता है, वही आपका जो है यूज़र आईडी होता है, और पासवर्ड आप अपने अनुसार वहाँ पर बना सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे मैंने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है लॉगिन कर चुका हूँ IFMI सॉफ्टवेयर में, और यहाँ पर हम टीए बिल बनाने के लिए सबसे पहले जो ऊपर ब्लू स्लाइड में आपको दिख रहा होगा ESS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज, इस पर आप क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज में बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं, जहां पर आप ट्रैवल रिइंबर्समेंट पर क्लिक करेंगे। ट्रैवल रिइंबर्समेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो आएगी जिसमें आपके सामने दो ऑप्शन रहेंगे, यस और नो। वहां पर आपको नो पर क्लिक करना है एग्जिस्टिंग टूर्स के लिए। आप जैसे ही नो पर क्लिक करेंगे एक पूरा विंडो जो है आपके सामने ओपन होगा, जिसमें आप अपने ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो स्टेप बाय स्टेप फिल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो है कि जो रेड स्टार लगे हुए हैं उन चीज़ों को फिल करना अनिवार्य है, उन्हें आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। उसके बाद आता है पर्पस ऑफ टूर। मान लीजिए आपने यात्रा किस उद्देश्य से की है, प्रशिक्षण के उद्देश्य से की है, या फिर आपका कोई
ऑफिशियल काम है या फिर अन्य किसी कारण से, तो आप वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाकर। दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो है विथ और विदाउट वारंट। मान लीजिए आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं जो सुरक्षा बल हैं, जैसे पुलिस बल हो गया या फिर जेल है या फॉरेस्ट है या जो भी बेल्ट फोर्स के डिपार्टमेंट है, जहां पर आपको यात्राओं के लिए आपके कार्यालय की तरफ से वारंट इशू किया जाता है ट्रैवलिंग के लिए। उसके आधार पर यदि आप विथ वारंट सेलेक्ट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है जो फेयर होता है बस ट्रेन का जो फेयर होता है वो प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी वारंट जो है आपके कार्यालय द्वारा दिया जा चुका है, जिसका पेमेंट आपके कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। दोस्तों यदि आपको वारंट प्राप्त नहीं होता तब उस स्थिति में जो है आप अपना फेयर जो भी आपने जिस साधन से यात्रा की है वो आप यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर वारंट इशू नहीं किया जाता यात्राओं के लिए, तो वो जो है अपना यहाँ पर जो भी उनको किराया लगा है वो चार्ज कर सकते हैं, और उसके लिए जो यहाँ पर लिस्ट में आप जो सिलेक्ट करेंगे वो विदाउट वारंट सिलेक्ट करेंगे या फिर नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन आता है दोस्तों रिमार्क का, मतलब आपने जो यात्रा की है उस संबंध में यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो इस रिमार्क कॉलम में आप ऐड कर सकते हैं। यदि आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर रेड मार्क नहीं है, लेकिन जिन कॉलम्स में रेड स्टार बना हुआ है वहाँ पर आपको फिल करना अनिवार्य है। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम की बात करेंगे, जहाँ पर जो थर्ड रो है ब्लू लाइन जिसमें लिखा है एलिजिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज़। दोस्तों यहाँ पर मैंने जो लॉगिन किया हुआ है इसमें जो एम्प्लॉय है उनके लिए लिखा है एयर ट्रेवल नॉट एलिजिबल, मतलब ये जो एम्प्लॉय हैं इन्हें हवाई यात्रा की पात्रता नहीं है। इसके बाद में जो लिखा हुआ है आप ट्रेन से कौन सी क्लास में यात्रा कर सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें मेंशन रहती है। यदि आप सिलेक्ट करने जाएंगे तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा कोई यात्रा हम प्रारंभ करते हैं, जो हमारा डिपार्चर होगा। मान लीजिए हमने इंदौर से कोई यात्रा प्रारंभ की, उसके लिए जो यहाँ पर प्लेस का जो कॉलम है वहाँ पर हम उस स्थान का नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हमने इंदौर टाइप किया है। उसके बाद हम जो यहाँ पर नीचे जो कॉलम है उसमें दिनांक लिखेंगे। आप इसको मैनुअली भी लिख सकते हैं या फिर जो साइड में कैलेंडर का ऑप्शन है वहाँ से भी आप डेट सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे रेड स्टार बने हुए हैं, तो यहाँ पर ये कॉलम्स को फिल करना अनिवार्य है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको ऑप्शन दिख रहा है लाइन में, यहाँ पर लिखा है जो आपका टाइम है, मतलब आपने जो यात्रा प्रारंभ की उसका समय क्या है। तो यहाँ पर जो आप समय लिखेंगे वो आपको 24 घंटे का जो फॉर्मेट होता है, 24 आवर्स का जो टाइम फॉर्मेट होता है उसमें आपको फिल करना है। दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पर जो अराइवल का जो ऑप्शन है आप वहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम अराइवल स्टेशन का नाम लिखेंगे, उसके बाद दिनांक और फिर पहुँचने का समय लिखेंगे। नेक्स्ट कॉलम है कन्वेंस मोड। यहाँ हमने यात्रा रेल से की है तो हम रेल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सब आइटम्स में ड्रॉप डाउन लिस्ट में पात्रता अनुसार ट्रेवल श्रेणी सेलेक्ट करेंगे। अभी हम यहाँ पर एम्प्लॉय की कैटेगरी डी होने से AC3 सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट कॉलम है अप्रॉक्स किलोमीटर। यहाँ पर हम इंदौर से भोपाल के बीच की दूरी लिखेंगे। दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो कॉलम एडिटेबल नहीं है उन्हें आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम को हम फिल करेंगे जिसमें PNR नंबर या टिकट नंबर जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो यहाँ फिल कर सकते हैं। आप अपने जो भी टिकट हैं उन्हें संभाल कर रखें क्योंकि आपको बिल बनाते समय वो काम में आएंगे। टिकट नहीं होने की स्थिति में आपको प्रमाण पत्र देना होगा कि आपका टिकट गुम हो चुके हैं। दोस्तों नेक्स्ट कॉलम है आपका टिकट फेयर का, इसमें आप टिकट की राशि लिखेंगे। नेक्स्ट रो में वापसी की जानकारी लिखेंगे। जैसे हमने भोपाल की यात्रा की तो हम भोपाल से वापस निकलने का दिनांक व समय यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट कॉलम में हम अराइवल स्टेशन जिसमें इंदौर लिखेंगे, उसके बाद दिनांक और फिर पहुँचने का समय लिखेंगे।
नेक्स्ट कॉलम है कन्वेंस मोड। यहाँ हमने यात्रा रेल से की है तो हम रेल सेलेक्ट करेंगे। यदि आपने बस से की हो यात्रा तो आप बस सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने फ़्लाइट से यात्रा की हो तो फ़्लाइट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉय डी कैटेगरी के होने से उन्हें ट्रेन और बस की पात्रता है, तो यहाँ पर हम AC3 सेलेक्ट करेंगे। AC3 सेलेक्ट करने के बाद जो है हम नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे। यहाँ पर अप्रोक्स किलोमीटर भोपाल से इंदौर के बीच की दूरी लिखेंगे। नेक्स्ट कॉलम है एकोमोडेशन। यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम वह ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जहाँ हम यात्रा के दौरान रुके थे। किसी होटल में या मेट्रो शहर में यात्रा के दौरान, मित्र के यहाँ या सर्किट हाउस में, जो भी हो, सेल्फ पेड या गवर्नमेंट पेड, जैसा भी आपके मामले में हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन होटल या अन्य स्थान में रुकने पर बिल लेना ना भूलें। नेक्स्ट कॉलम है एकोमोडेशन चार्जेस। यहाँ पर डी श्रेणी के लिए भोपाल में 925 रुपये प्रति दिन तक के अनुसार पात्रता है, जो कि आप क्लेम कर सकते हैं यदि आपके पास होटल का बिल है तब। नेक्स्ट कॉलम है PNR नंबर ऑब्लिक टिकट नंबर का। यदि आपने ट्रेन से यात्रा की है तो आप PNR नंबर यहाँ लिख सकते हैं। यदि आपने बस से यात्रा की है तो जो भी आपका बस का टिकट है नंबर वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप 0 फिल कर सकते हैं। दैनिक भत्ते की साधारण दर के लिए आप जो है नॉर्मल रेट्स में लिखेंगे। यदि आपने बड़े शहरों की यात्रा की है, जैसे अभी हमने भोपाल की यात्रा की है, तो हम यहाँ स्पेशल रेट्स में लिखेंगे। आपने जो बिल की डिटेल फिल की है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जिसमें आपका टोटल डाइट चार्जेस, टोटल टिकट फेयर, वो सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट अमाउंट हो तो आप वो भी कर सकते हैं या फिर 0 फिल कर सकते हैं। कोई आपका खर्च हुआ हो तो आप मिसलेनियस चार्ज में उसे फिल कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपने एक से अधिक यात्राएं की हैं तो आप ऐड रो पर क्लिक करें और यात्राओं की जानकारी यहाँ फिल कर सकते हैं। और यदि लेकिन आपको एक ही बिल सबमिट करना हो तो आप वैसा भी कर सकते हैं। यदि आप अधिक यात्राओं की जानकारी फिल करना चाहते हैं तो ऐड रो करके आप वहाँ अपनी जानकारी फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप यात्रा से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट हो, जैसे कोई ऑर्डर या टिकट, तो आप उसे यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में आप उसके बारे में जानकारी लिख सकते हैं और अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप बिल को सबमिट करेंगे, नीचे आपको जो ब्लू लाइन में सबमिट का बटन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और आपका बिल जो है सबमिट हो जाएगा। दोस्तों आपके द्वारा बिल ऑनलाइन सबमिट किए जाने के बाद वह सीधा आपके कार्यालय के क्रिएटर की लॉगिन पर वर्क लिस्ट में शो होगा, जहां पर आगे की कार्यवाही आपके ऑफिस के जो क्रिएटर हैं, बिल क्रिएटर, उनके द्वारा की जाएगी। दोस्तों आपने पहले कभी टीए बिल ऑनलाइन नहीं किया है तो यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद आप कोशिश ज़रूर करेंगे। आपकी सहायता के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों आप स्वयं बिल बनाने की कोशिश अवश्य करें एक बार, क्योंकि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।